नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर आ गए हैं बिहार जीविका के लिए। जो भी साथी कोऑर्डिनेटर की तैयारी करते हैं, चाहे वो एरिया कोऑर्डिनेटर हो या कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर हो, दोनों के लिए ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, अभी तक हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 7 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी का सलूशन मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का सलूशन करने वाले हैं। सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया है, 70 क्वेश्चन, जो कि आप लोग का एग्जाम होगा 70 क्वेश्चन 80 मिनट में। ठीक है, तो हम लोग 70 क्वेश्चन पूरे विस्तृत हल के साथ सलूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहेगा। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए, आप लोग का एग्जाम जो है बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस जो है कीजिए। अगर आप लोग के पास ये बुक नहीं है, ऑनलाइन जो है या ऑफलाइन परचेज करना चाहते हैं, तो सभी जगह ये जो है उपलब्ध है। कहीं से भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपको चाहिए तो लिंक इस कोने में मिल जाएगा, यहाँ से आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। या आप लोग अगर फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर से आप भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, जहाँ पर जो आपको सभी क्वेश्चन का डीपली से सोल्यूशन मिलेगा और सभी प्रैक्टिस सेट जो है आपको फ्री में मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का सलूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं। बस आप लोग लास्ट तक जो है ज़रूर देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन आपको न्यू जो एग्जाम पैटर्न आया था, उसी पैटर्न के आधार पर जो है सभी क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारा पैटर्न यहाँ पे लिखा हुआ है और इसी पैटर्न के आधार पर जो है सारे क्वेश्चन आपको इस बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है सोल्यूशन करेंगे। बस आप लोग को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों का परिवार जो है वो 50,000 का होने वाला है। तो आप लोग से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द जो है आप लोग एक छोटा सा परिवार, 50,000 का परिवार जो है जल्दी से पूरा कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के लिए और भी बहुत कुछ लाने वाले हैं। बस जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब करके, शेयर करके आप लोग अपना परिवार जो है 50,000 का जो है वो पूरा कीजिए। ठीक है, चलिए, तो सभी लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भी साथी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए, सभी लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए। ठीक है, सेशन स्टार्ट होने से पहले चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। प्रथम क्वेश्चन क्या है? प्रथम क्वेश्चन है कि कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जल्दी से जो है इसका आप लोग आंसर बताइए। तो दोस्तों, इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदगुरु जग्गी वासुदेव। सदगुरु जग्गी वासुदेव को कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, आज सदगुरु जग्गी वासुदेव जो है ये कौन है? तो ये ईसा फाउंडेशन के संस्थापक है। ईसा फाउंडेशन के संस्थापक है और इसको 2017 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2017 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किसको? तो सदगुरु जग्गी वासुदेव को, जो कि ईसाक फाउंडेशन के संस्थापक है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। इस पुरस्कार के तहत 50,000 कनाडियन डॉलर राशि दी जाती है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 50,000 कनाडियन डॉलर दी जाती है, डॉलर दी जाती है। ठीक है, चलिए सभी क्वेश्चन का डीपली से सोल्यूशन करेंगे। बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 मई 2025 को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? 26 मई 2025 को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया था? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। दोस्तों, इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस विपुल मनु भाई पंचोल। जस्टिस विपुल मनु भाई पंचोल। दोस्तों, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने से पहले ये कहाँ के थे? तो ये गुजरात उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश थे। अब जो है ये पटना के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था? पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में हुआ था। 1916 में हुआ था, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत के समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम मोहन एम के। राम मोहन एम के हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जो है इसका स्थापना कब हुआ था?
तो इसका स्थापना 1972 में हुआ था। 1972 में इसका स्थापना हुआ था। तो इसको भी आप लोग यहाँ से याद रखिएगा, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय केरल के कोच्चि में है। केरल के कोच्चि में है, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, केरल के कोच्चि में इसका मुख्यालय है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान्य मासिक पेंशन की न्यूनतम राशि कितनी है? तो इसके तहत जो है आपको प्रति माह जो है 1000 रुपया मिलेगा, यानी मासिक पेंशन जो है इसके तहत आपको प्रति माह 1000 रुपया मिलेगा। तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। अटल पेंशन योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना का शुरुआत 9 मई 2015 को हुआ था, ठीक है। इस योजना के तहत 18 से लेकर 40 वर्ष की आयु जो है अपने बैंक में जो भी रुपया रखते हैं उसको जो है पेंशन बाद में मिलेगा, ठीक है। प्रति माह 1000 से 5000 तक। तो यहाँ पे न्यूनतम पूछा गया था, तो न्यूनतम 1000 हो जाएगा और अधिकतम 5000 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य डैश वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उपयोगी एवं प्रासंगिक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। यानी सर्व शिक्षा अभियान जो है इस योजना के तहत कितने से कितने वर्ष की आयु को जो है प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसको प्रारंभिक शिक्षा देना अनिवार्य है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। इस योजना को आरंभ किसने किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2001 में सर्व शिक्षा अभियान स्टार्ट हुआ था। तो इसको भी आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। दोस्तों शिक्षा को मौलिक अधिकार में भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। यानी शिक्षा को मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को किस राज्य सरकार के द्वारा 12वीं पास करने के बाद इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना किस राज्य ने शुरू किया है? जिसके तहत 12वीं पास करने के बाद इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो ये योजना जो है बिहार सरकार ने लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ईस्वी सन 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? जल्दी से जो है इसका आंसर आप लोग बताइए। तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में किया था। 1876 में किया था, ठीक है। और इस यानी इंडियन एसोसिएशन को विलय 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था, इसी में इसको विलय कर दिया गया था, ठीक है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। और ये कहाँ स्थापना किया था? तो कोलकाता में। कहाँ पर? तो कोलकाता में स्थापना किया था। दोस्तों एक और है जो है इंडियन लिंक की स्थापना किसी, यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन है और एक रहेगा इंडियन लिंक का स्थापना किसने किया? तो लिंक का स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष ने किया था। इंडियन लिंक का स्थापना 1875 में। ये 1876 है और यहाँ पे ये 1875 हो जाएगा। ये इंडियन लिंक है और ये इंडियन एसोसिएशन है, ठीक है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू हुआ था? भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये 1780 में शुरू हुआ था बंगाल गजट, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो जेम्स हिक्की इसके संस्थापक थे, जेम्स हिक्की, ठीक है। और ये कब स्थापना हुआ था? तो 1780 में इसका स्थापना हुआ था। तो इसको भी आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन है कि लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने किया? लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने किया है? तो लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या जो है दोस्तों ये मदन लाल ढींगरा ने किया था, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। और कब हत्या किया था? तो दोस्तों 1 जुलाई 1909 को जो है
कर्जनवाली की हत्या मदन लाल ढींगरा ने किया था, जबकि मदन लाल ढींगरा को जो है फांसी की सजा कब हुआ था? तो दोस्तों फांसी से 17 अगस्त को, 1 जुलाई को हत्या किया था और 17 अगस्त को जो है इसको फांसी दे दिया गया था। 1909 को फांसी दे दिया गया था। ठीक है। उधम सिंह ने किसको हत्या किया था? तो जनरल ओ डायर को हत्या उधम सिंह ने 1940 में किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए IBRD और IDA ये किसके अंग है? IBRD और IDA ये किसके अंग है? तो दोस्तों ये हो जाएगा विश्व बैंक के अंग है, ये विश्व बैंक का अंग है। ठीक है। विश्व बैंक का स्थापना 1945 में हुआ था, 1945 में हुआ था। ठीक है। विश्व बैंक में टोटल 5 अंग है, टोटल 5 अंग है, जिसमें से IBRD है और IDA हो जाएगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का स्थापना 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना 1945 में हुआ था। ठीक है। और मुद्रा कोष का स्थापना 1945 में हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBI का मुख्यालय कहाँ है? ये पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे। तो RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो RBI का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ? मुंबई में है। दोस्तों RBI का स्थापना कब हुआ था? तो RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था। और राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है। स्थापना 1935 में हुआ था और राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। प्रथम इसका जो है अध्यक्ष कौन था? तो स्मिथ था। ठीक है। सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? सार्क के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो सार्क में टोटल 8 देश है, टोटल 8 देश है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। और इसका स्थापना 1985 में हुआ था, 1985 में हुआ था। ठीक है। तो इसको भी आप लोग यहाँ से याद रखिएगा। सार्क का स्थापना 1985 में हुआ था और इसका मुख्यालय काठमांडू में है, काठमांडू में इसका मुख्यालय है और इसमें टोटल 8 सदस्य देश है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन है कि मानव तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग लरो या भागो प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है, जो हृदय गति को बढ़ाता है और पुतलियों को चौड़ा करता है? मानव तंत्रिका का कौन सा भाग है जो लरो या भागो प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है, जो हृदय गति को बढ़ाता है और पुतलियां को चौड़ा करता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुकंपी तंत्रिका है, अनुकंपी तंत्रिका हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ग्रह का पलायन वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? किसी ग्रह का पलायन वेग किस पर निर्भर नहीं करता है? तो प्रक्षेपित की जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर प्रक्षेपित की जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुधन प्रजनन में कृत्रिम गर्भाधान का मुख्य लाभ क्या है? पशुधन प्रजनन में कृत्रिम गर्भाधान का लाभ क्या है? तो इसका लाभ है कि यह उत्कृष्ट नर पशुओं के वीर्य का उपयोग करके बड़े पैमाने पर आनुवंशिक सुधार की अनुमति देना, या उत्कृष्ट नर पशुओं के वीर्य का उपयोग करके बड़े पैमाने पर आनुवंशिक सुधार की अनुमति देना। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यूरोपियन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपियन फुटबॉल संघ UEFA लीग 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? यूरोपियन फुटबॉल संघ का खिताब 2025 किस देश ने जीता है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल ने जीता है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, पुर्तगाल ने स्पेन को हराकर जीता है 2025 का खिताब। यूरोपियन फुटबॉल संघ का स्थापना कब हुआ था? तो 1954 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड, इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और स्थापना 1954 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2025 के पुरुष एकल का खिताब किस देश ने जीता है? फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्लोस अल्काराज जो है जोनिक सिनर को हराकर जो है फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है मैथ का क्वेश्चन और रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन, तो हम लोग मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन, मैथ का 11 क्वेश्चन और रीजनिंग का 12 क्वेश्चन हम लोग लास्ट में इसको सोल्यूशन करेंगे। उससे पहले 20 क्वेश्चन
और 20 क्वेश्चन दोनों पदों के लिए जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसको सोल्यूशन करेंगे, और 10 क्वेश्चन दोनों के लिए कॉमन है कंप्यूटर का क्वेश्चन, तो इसको भी सोल्यूशन करेंगे। तो ये 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। चलिए सोल्यूशन करते हैं। अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो सभी लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जो है जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले फॉर एरिया कोऑर्डिनेटर का जो है क्वेश्चन हम लोग यहाँ से सोल्यूशन करेंगे। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या है फॉर एरिया कोऑर्डिनेटर का। देखिए, अंडरस्टैंडिंग अबाउट रूरल डेवलपमेंट में क्या शामिल है, अंडरस्टैंडिंग अबाउट रूरल डेवलपमेंट में क्या शामिल है। तो जल्दी से जो है इसका आंसर आप लोग बताइए पहले। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका, ग्रामीण विकास की अवधारणा और परिभाषा हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका डी सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या है। तो एक प्रमुख विशेषता है कि कृषि पर निर्भरता, यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो होता है वो कृषि पर निर्भर होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में क्या भूमिका है। पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में क्या भूमिका है। तो विकास में उनकी भूमिका है, यानी ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका है पंचायती राज संस्थाओं का। तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोऑपरेटिव्स का क्या मतलब है। कोऑपरेटिव्स का जो है वो क्या मतलब है। तो ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका, ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी केंद्र सरकार की एक गरीबी उन्मूलन योजना है। कौन सी केंद्र सरकार की एक गरीबी उन्मूलन योजना है। तो हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP हो जाएगा। ये सभी जो है वो केंद्र सरकार की योजना है जो कि गरीबी उन्मूलन के लिए चलाया गया था। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण NPMAYG का मुख्य उद्देश्य क्या है। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ग्रामीण क्षेत्र में आवास प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्र में आवास प्रदान करना हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए बिहार की जीविका किस प्रकार की संस्था है। बिहार की जो जीविका है वो किस प्रकार की संस्था है। तो बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी है। बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत जीविकोपार्जन योजना SGY, सतत जीविकोपार्जन योजना किसके लिए जो है उपयोगी है। तो हो जाएगा दोस्तों बिहार के अति गरीब परिवारों के लिए, बिहार के अति गरीब परिवारों के लिए जो है ये सतत जीविकोपार्जन योजना है। तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कुशल युवा प्रोग्राम KYP, कुशल युवा प्रोग्राम किस मिशन के तहत युवाओं को कौशल प्रदान करता है। तो बिहार कौशल विकास मिशन के तहत, बिहार कौशल विकास मिशन के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सेल्फ हेल्प्स ग्रुप्स यानी स्वयं सहायता समूह के तत्वों में क्या शामिल है। SHG के तत्व में क्या शामिल है। तो नियमित बैठकें, नियमित बचत और आपसी विश्वास, ये सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाई लेवल फेडरेशंस में कौन सी संगठन शामिल है। हाई लेवल फेडरेशन में कौन सी संगठन शामिल है। तो हो जाएगा दोस्तों ये विलेज ऑर्गेनाइजेशन और कल्चर यानी क्लस्टर लेवल फेडरेशन VO और CLF। VO मतलब विलेज ऑर्गेनाइजेशन और CLF मतलब क्लस्टर लेवल फेडरेशंस। तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, ये हाई लेवल फेडरेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SHG, क्वेश्चन है कि SHG बैंक लिंकेज का क्या मतलब महत्व है। SHG बैंक लिंकेज का क्या महत्व है। चलिए इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न वित्तीय उत्पादों को उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न वित्तीय उत्पाद को उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। बेसिक बुकिंग क्या शामिल है। बेसिक बुकिंग पिकिंग क्या शामिल है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
कैश बुक, लेजर, मीटिंग रजिस्टर हो जाएगा। कैश बुक, लेजर और जो है मीटिंग रजिस्टर हो जाएगा, यानी बेसिक बुक कीपिंग हो जाएगा, बेसिक बुक कीपिंग हो जाएगा। ठीक है, इसमें कैश बुक, लेजर और मीटिंग रजिस्टर शामिल है। चलिए, लेबली लाइवलीहुड प्रमोशन में क्या कौन सा क्षेत्र शामिल है? लाइवलीहुड प्रमोशन में कौन सा क्षेत्र शामिल है? तो हो जाएगा कृषि आधारित आजीविका, गैर कृषि और ऑफ फॉर्म आजीविका, मूल श्रृंखला और बाजार लिंकेज, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्म बेस्ड लाइवलीहुड, फॉर्म बेस्ड लाइवलीहुड में क्या शामिल है? तो फॉर्म बेस्ड लाइवलीहुड में दोस्तों ये हो जाएगा कृषि, बागवानी और पशुधन शामिल है। कृषि, बागवानी और पशुधन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉन फॉर्म एंड ऑफ फॉर्म लाइवलीहुड में लाइवलीहुड की क्या विशेषता है? नॉन फॉर्म एंड ऑफ फॉर्म लाइवलीहुड की क्या विशेषता है? तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विनिर्माण, सेवाएं और व्यापार हो जाएगा। विनिर्माण, सेवाएं और व्यापार हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि वैल्यू चेन एंड मार्केट लिंकेज का क्या उद्देश्य है? वैल्यू चेन एंड मार्केट लिंकेज का क्या उद्देश्य है? तो उत्पादों के मूल्य को बढ़ाना और उन्हें बाजार से जोड़ना, उत्पाद के मूल्य को बढ़ाना और उन्हें बाजार से जोड़ना। तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी MAYG किसके लिए है? यहाँ पर है बिहार में मुख्यमंत्री आवास योजना, ये किसके लिए है? तो हो जाएगा वे परिवार जो BPL श्रेणी में है और जिसको प्रधानमंत्री के तहत यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शामिल नहीं किया गया है, यानी जो BPL में है और जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिला है उसको मुख्यमंत्री आवास योजना दिया जाएगा। तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए, किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की योजना का नाम बताइए। किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की योजना कौन सा है? तो जाएगा PM किसान योजना। PM किसान योजना मतलब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके तहत हर साल 6,000 रुपया जो है 4 किस्तों में दिया जाता है। ठीक है, 6,000 रुपया यहाँ पे 3 किस्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण विकास की ऐतिहासिक भूमि में क्या शामिल है? ग्रामीण विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में वो क्या शामिल है? तो हो जाएगा ग्रामीण विकास पहलों का ऐतिहासिक संदर्भ। ग्रामीण विकास पहलों का ऐतिहासिक संदर्भ हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका भी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि फॉर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो दोनों पदों के लिए सेम क्वेश्चन, सेम सिलेबस है, तो दोनों आदमी यहाँ से रिवीजन जो है अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर का पंजीकरण परिवारों की महिलाओं के नाम पर करने की नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर का पंजीकरण परिवारों की महिलाओं के नाम पर करने की नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो हो जाएगा दोस्तों, महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें संपत्ति का अधिकार एवं अधिक सुरक्षा प्रदान करना। महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें संपत्ति का अधिकार एवं अधिक सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी उन्मूलन की रणनीति में मनरेगा और दीनदयाल जो योजना है, दीनदयाल उपाध्याय योजना के बीच मूलभूत अंतर क्या है? तो दोस्तों हो जाएगा, यानी मनरेगा एक अस्थायी मजदूर आधारित सुरक्षा जाल प्रदान करता है, जबकि दीनदयाल जो योजना है, ठीक है, इसका लक्ष्य है कि सामुदायिक संस्थाओं के माध्यम से अस्थायी आजीविकाओं का निर्माण करना। इस योजना के तहत सामुदायिक संस्थाओं के माध्यम से अस्थायी आजीविका का निर्माण करना। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, एक सामुदायिक समन्वय पाता है कि कई SHG स्वयं सहायता समूह सदस्य अपने बच्चों की पोषण संबंधी जरूरतों से अनजान है या सीधे तौर पर वित्तीय मुद्दा नहीं है, फिर भी किस व्यापक कार्यक्रम के सिद्धांत स्वयं सहायता समूह को इस पर चर्चा करने के लिए प्रोत्साहित करेगी? ठीक है, तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीविका, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा जीविका, जो आर्थिक गतिविधियों के साथ सामाजिक विकास को एकीकृत करती है। जीविका जो आर्थिक गतिविधियों के साथ सामाजिक विकास को एकीकृत करती है। तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि DAYNRLM यानी दीनदयाल उपाध्याय योजना, जिसे कार्यक्रम की और बदलाव जो सामुदायिक संस्थाओं पर आधारित है, ग्रामीण विकास की पहलों के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से सीखे गए किस सबक को दर्शाता है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि एक सहभागी बॉटम अप यानी नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण विस्तृत रूप से सरकार द्वारा संचालित दृष्टिकोण से अधिक टिकाऊ है। एक सहभागी बॉटम अप विस्तृत रूप से सरकार द्वारा संचालित दृष्टिकोण से अधिक टिकाऊ है, तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जैसे योजना की सफल होने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बनाई जाने वाली यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, तो बनाई जाने वाली सड़कों को पहचान और प्राथमिकता में मदद करना और निर्माण के दौरान स्थानीय मुद्दों का समाधान करना। करा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसे कि सफल होने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो बनाई जाने वाली सड़कों की पहचान, प्राथमिकता में मदद करना और निर्माण के दौरान स्थानीय मुद्दों का समाधान करना। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल पीएम किसान और एनएसएपी जैसी योजनाओं की प्रभावशीलता में कैसे योगदान करते हैं? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को सक्षम करते हैं, जिससे रिसाव और देरी कम होती है। वो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को सक्षम करते हैं, जिससे रिसाव और देरी कम होती है, तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम में कृषि और गैर कृषि दोनों तरह की आजीविका पर जोर दिया गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए यह विविधीकरण क्यों महत्वपूर्ण है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए यह विविधीकरण कृषि पर एकमात्र निर्भरता से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए, जो अक्सर मौसमी और अस्थिर होती है, तो ऑप्शन इसका ही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि एक कार्यात्मक स्वयंसहायता समूह एसएचजी का एक महत्व तत्व जो स्पष्ट रूप से वित्तीय नहीं है, वो क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदस्यों के बीच संघर्षों को आंतरिक रूप से हल करने की क्षमता। तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि एक सामुदायिक समन्वयक दिखाता है कि एक सुस्थापित स्वयंसहायता समूह ने नियमित बैठकें करना बंद कर दिया है। समूह के लिए सबसे तत्काल जोखिम क्या है? तो समूह के लिए सबसे तत्काल जोखिम है कि वित्तीय अनुशासन में गिरावट होगी और आपसी विश्वास का क्षरण होगा। तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सतत जीविकोपार्जन योजना विशेष रूप से सबसे कमजोर परिवारों को लक्षित करती है, या अति गरीब दृष्टिकोण किस विकास सिद्धांत का एक उदाहरण है? तो यह अति गरीब दृष्टिकोण जो है सबसे वंचित का लक्ष्यीकरण और समावेश करती है, सबसे वंचितों का लक्ष्यीकरण और समावेश करता है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजीविका संवर्धन के संदर्भ में एक बीमा उत्पाद जैसे पशुधन बीमा की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो इसका जो है भूमिका है कि जोखिम शमन उपकरण के रूप में कार्य करना, आजीविका संपत्ति की रक्षा करना, जोखिम शमन उपकरण के रूप में कार्य करना और आजीविका संपत्ति की रक्षा करना, तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का राज्यों को अपनी योजनाओं बनाने की अनुमति देना शासन में किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का राज्यों को अपनी योजनाओं बनाने की अनुमति देना शासन में किस सिद्धांतों का एक उदाहरण है? तो हो जाएगा सहकारी संघवाद हो जाएगा, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सामुदायिक समन्वयक की प्राथमिक भूमिका नहीं है? यानी कौन सा एक सामुदायिक समन्वयक का प्राथमिक भूमिका नहीं है? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, राज्य सरकार के वित्त का ऑडिट करना। राज्य सरकार के वित्त का ऑडिट करना एक प्रकार का सामुदायिक समन्वय का प्राथमिक भूमिका नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए, एक छोटा प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए एक एकल स्वयंसहायता समूह की तुलना में एक क्लस्टर स्तरीय संघ बेहतर स्थिति में क्यों होगा? तो इसका जो है आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यह संसाधनों को जमा कर सकता है, बड़ी मात्रा में उपज को संभाल सकता है और बेहतर बाजार कीमतों पर बातचीत कर सकता है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक नवनिर्मित सड़क एक गांव को बाजार से जोड़ती है। किसी अन्य योजना के लाभार्थी को इससे
सीधा लाभ होगा, यानी किस अन्य योजना के लाभार्थी को इससे सीधा लाभ होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो दीनदयाल उपाध्याय योजना जो है और स्वयं सहायता समूह सदस्य अब अपने उत्पादों को अधिक आसानी से बेच सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। बिहार में कुशल युवा कार्यक्रम सीधे तौर पर किस आर्थिक समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है, यानी कि KYP सीधे तौर पर किस आर्थिक समस्या का समाधान करता है, तो इसका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। युवाओं के शिक्षा स्तर और नौकरी के बाजार द्वारा आवश्यक कौशल के बीच अंतर। युवाओं के शिक्षा स्तर और नौकरी के बाजार द्वारा आवश्यक कौशल के बीच के अंतर का समाधान करता है KYP, तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। ग्राम सभा सामाजिक अंकेक्षण के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है जो किस निकाय को सीधे जवाबदेही रखती है। ग्राम सभा सामाजिक अंकेक्षण के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है जो किस निकाय को सीधे जवाबदेही रखती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायत को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयं सहायता समूह द्वारा उनके संघों की उपस्थिति विभिन्न वित्तीय उत्पादों के विवरण में सुधार करती है क्योंकि वे औपचारिक वित्तीय संस्थानों और व्यक्तिगत गरीब परिवार के बीच एक सेतु का काम करती है। स्वयं सहायता समूह और उनके संघों की उपस्थिति विभिन्न वित्तीय उत्पादों के विवरण में सुधार करती है क्योंकि वे औपचारिक वित्तीय संस्थानों और व्यक्तिगत गरीब परिवारों के बीच एक सेतु का काम करती है, तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक सफल गैर कृषि आजीविका जैसे कि गांव की दुकान की एक प्रमुख विशेषता इसकी क्या क्षमता होती है, यानी एक सफल गैर कृषि आजीविका जैसे कि गांव की दुकान वो गैर कृषि है। ठीक है, इसका प्रमुख विशेषता इसकी क्या क्षमता है, तो पूरे वर्ष नियमित नकदी प्रवाह उत्पन्न करता है, पूरे वर्ष नियमित नगद प्रवाह उत्पन्न करती है, ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम पंचायती राज से लेकर सरकारी योजनाओं और सामुदायिक संस्थानों तक आधुनिक ग्रामीण विकास के किस केंद्रीय विषय की ओर इशारा करता है, यानी आधुनिक ग्रामीण विकास के किस केंद्रीय विषय की ओर इशारा करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय समुदाय को अपने स्वयं के विकास का नेतृत्व करने के लिए सक्षम बनाना। स्थानीय समुदाय को अपने स्वयं के विकास का नेतृत्व करने के लिए सशक्त बनाना, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर से। ठीक है, दोनों पदों के लिए सेम क्वेश्चन है कंप्यूटर का। तो क्वेश्चन है कि डैश वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप नहीं है, यानी कौन एक प्रकार का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है, तो रेडी फमेल जो है एक प्रकार का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप नहीं है, जबकि जूम के द्वारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है, वेब एक्स के द्वारा होता है, गोटो मीटिंग्स के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को डैश के नाम से जाना जाता है, तो इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर को जो है होस्ट के नाम से जानते हैं। चलिए निम्नलिखित में से क्या सर्च इंजन द्वारा सर्चिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाला टूल नहीं है, क्या सर्च इंजन द्वारा सर्चिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाला टूल नहीं है, तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा URL हो जाएगा। ठीक है, चलिए डिलीट किए गए किसी भी ईमेल को स्टोर करने के लिए आमतौर पर किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है, डिलीट किए गए किसी भी ईमेल को स्टोर करने के लिए आमतौर पर किस फोल्डर का उपयोग करते हैं, तो हो जाएगा ट्रेस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है, कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है, तो ये रैम हो जाएगा, यानी RAM। रैम जो है अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, यानी कौन एक प्रकार का वैज्ञानिक कंप्यूटरिंग एंड कंप्यूटर भाषा है, तो फोर्ट्रेन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्रोम, सफारी और ओपेरा किस के बीच क्या समानता है, ये सभी क्या है, क्रोम, सफारी और ओपेरा। तो देखिए क्रोम के बारे में सभी लोग जानते होंगे, तो क्रोम क्या है, तो एक वेब ब्राउज़र है, तो ये सभी जो है एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है, वेब विश्लेषक है, तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। करेक्ट कौन सम्मिलित नहीं है, कौन सा गलत है, तो MS वर्ड। ठीक है, इसमें डॉक बनता है। ठीक है, MS एक्सेल में XLS बनता है, MS पॉइंट में BMP बनता है, जबकि MS पावर पॉइंट में PTP, यहाँ पे PPT होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी गलत दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी गलत है। Ctrl+V को प्रेस करने पर क्या होता है, तो Ctrl+V को प्रेस करेंगे तो दोस्तों यानी सेलेक्ट किए गए आइटम क्लिप बोर्ड से पेस्ट हो जाती है,
सेलेक्ट किए गए आइटम क्लिपबोर्ड से पेस्ट हो जाती है, यानी पेस्ट करने के लिए Ctrl+V का उपयोग करते हैं। ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। चलिए, बाइनरी बाइट्स में कितने विकल्प होते हैं? बाइनरी बाइट्स में कितने विकल्प होते हैं? तो 2 विकल्प होते हैं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, 2 विकल्प होते हैं। ठीक है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग मैथ और रीजनिंग का भी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगर आप लोग सिलेक्शन बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे आप लोग घर बैठे प्रैक्टिस सेट भी दे सकते हैं, उसका सलूशन भी आपको मिल जाएगा, और उसके बाद जो हाईलाइट आंसर मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग रिवीजन भी कर सकते हैं। मात्र आपको 99 में जो है लगभग 200 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, यानी पर सेट जो है आपको सिर्फ 50 पैसे पेड करना है। पर सेट आपको सिर्फ 50 पैसे पेड करना है। 50 पैसे में आपको प्रैक्टिस सेट सलूशन के साथ मिलेगा, और उसका जो हाईलाइट आंसर भी मिलेगा, जो कि एग्जाम के टाइम में आप लोग यहाँ से रिवीजन जो है वो कम समय में कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग इस बैच में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पर जो है संपर्क करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, या आप लोग टेलीग्राम में जाके वहाँ पर भी एक जो है लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, यह नंबर को जो है थोड़ा सा जो जूम कर देते हैं, यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, इस नंबर से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम तक जो है इसका वैलिडिटी रहने वाला है, तो आप लोग इस बैच को एक बार ज़रूर लेने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आपको इस प्रकार का हाईलाइट आंसर मिलेगा, जो कि एग्ज़ाम टाइम में आप लोग यहाँ से कम समय में सभी सेट का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बैच में ज्वाइन करने के लिए आपको नंबर दिए गए नंबर से व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज करना है, आपको जो है इस बैच में ऐड कर दिया जाएगा, जो कि आपको 2 से 3 प्रैक्टिस डेली मिलेगा, जो कि आप लोग घर बैठे प्रैक्टिस दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग के पास कम समय है, जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस दीजिए घर बैठे या जैसे भी हो। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन का भी हम लोग मैथ और रीजनिंग का भी सलूशन करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा ध्यान देके देखिएगा। ए बी सी संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं, यानी 3 लोग हैं, एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए पूंजी का दुगुना, ये जो है पूंजी का दुगुना है। ठीक है, बी पूंजी के तिगुना के बराबर है, ये बराबर है बी के पूंजी के तिगुने के बराबर। ठीक है, फिर कह रहा कि बी की पूंजी और सी की पूंजी के चौगुना है, कह रहा बी की पूंजी और सी की पूंजी के 4 गुना है, तो सी में 4 से गुना करेंगे, सी में 4 से गुना करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग रेशियो अनुपात निकालते हैं, तो ए अनुपात बी हो जाएगा। ए बट्टा यहाँ से बी लेंगे बट्टा, और ये 3/2 हो जाएगा, यानी ए का मान 3 हो जाएगा और बी का मान 2 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ से बी बट्टा सी हो जाएगा, यानी सी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 4/1 हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा, यानी बी का मान 4 है और सी का मान 1 है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी का मान 4 है और यहाँ पे बी का मान 2 है, तो यहाँ पे अगर दोनों में 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर भी बी का मान 4 हो जाएगा। तो ये टोटल मान 3 दूनी 6, ठीक है, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 6/4 हो जाएगा, 6:4 हो जाएगा, यानी ए का मान जो है बी का मान और सी का मान, तो ए का मान 6 हो जाएगा, 6 दे दिए, बी का मान यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो बी का मान 4 हो जाएगा, फिर अनुपात 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि कुल वार्षिक लाभ में, यदि कुल वार्षिक लाभ कितना है, तो 29,700 कुल वार्षिक लाभ है। ठीक है, टोटल लाभ 6, 4, 10, 1, 11 हो जाएगा, तीनों का अनुपात जोड़ देंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा गया कि इनमें से बी का हिस्सा क्या हो जाएगा, तो बी का हिस्सा कितना है, तो बी का हिस्सा 4 है, तो 4 से गुना कर दीजिए, 4 से गुना कर दीजिए, तो 11 दूनी 22, 22 7 29, तो 11 7 77। ठीक है, उसके बाद 3 0 और इसमें 4 से गुना कर दीजिए, 7 चौका 28, 4 दूनी 8, 2 10, इस पर 3 शून्य, 10 8,000 हो जाएगा। 10 8,000 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अनुपात समानुपात से है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन को देखिएगा, ए बट्टा बी इसका मान है 3/2, फिर है बी बट्टा सी और इसका मान है 3/5। ठीक है, या इसको आप लोग अनुपात के हिसाब से भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी का मान 2 है और यहाँ पर बी का मान 3 है, तो दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ पर जो है 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और ऊपर में 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, इन 3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे और यहाँ पर 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे, तो 3 दूनी 6 और 5 तिया 5 दूनी 10, 6/10 हो जाएगा। बी का मान यहाँ पर 6 आ गया है और यहाँ पर भी बी का मान 6 है। ठीक है, दोनों का मान जो है बराबर हो गया, तो अनुपात सही है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि a प्लस बी, तो a और b का जोड़ेंगे तो 9 6 15 हो जाएगा। फिर कहा है b प्लस सी,
तो बी और सी को जोड़ेंगे तो 10 6 16 हो जाएगा, यानी 15/16 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15/16 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19% की छूट के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य, यानी 19% छूट देने के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य 17,010 रुपया है। यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 50% है, यानी जो क्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 50% यानी आधा है, अंकित मूल्य का आधा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए मान चलिए अंकित मूल्य कितना है, तो एक्स है, एक्स को 19% के छूट देने के बाद जो है कितना हो रहा है, तो 17,010 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हो जाएगा, यानी 19% छूट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 81/100, और इसका जो है मान कितना हो जाएगा, तो मान हो जाएगा 17,010 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्स का मान जो है निकालिएगा, एक्स का मान जो निकल जाएगा 21,000, एक्स का मान 21,000 निकल जाएगा। ठीक है, जब गुना भाग कीजिएगा तो एक्स का मान 21,000 हो जाएगा, यानी एक्स क्या है, तो एक्स अंकित मूल्य है, ये अंकित मूल्य है, ये अंकित मूल्य है। ठीक है, क्वेश्चन करा कि जो अंकित मूल्य है, अंकित यानी क्रय मूल्य जो है वो अंकित मूल्य का 50% है, यानी अंकित मूल्य का आधा है, तो इसका 50% निकालेंगे, यानी इसका आधा निकालेंगे, क्रय मूल्य इसका आधा हो जाएगा, यानी 21,000 का 50% यानी 1/2 हो जाएगा, तो इसका आधा कितना निकल जाएगा, तो 10,500 हो जाएगा। 21,000 का आधा 10,500 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ से, चलिए इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्वेश्चन है कि 2017 से 1 मिनट 2017 और 2019 के निर्यात के बीच अंतर क्या है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ग्राफ बना दिया गया है। 2017 कहाँ पर है, तो 2017 जो है दोस्तों यहाँ पे देखिए 2017 इसके सामने होगा। ठीक है, तो 2017 का ये मान है 120, उसके बाद एक और है 2019 यहाँ पे है, तो इसके सामने क्या है, तो 425 है, इसके सामने 425 है, तो कह रहा है दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, तो 2019 का मान अधिकतम है 425 है। ठीक है, और 2017 का मान 120 है, तो इसमें अंतर निकालेंगे यहाँ से, तो अंतर निकालेंगे तो 5 में से 5 दो जीरो हो जाएगा, 4 में से गया 3, तो 305 हो जाएगा अंतर, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि मी जॉनी ने 19,500 को विभाजित कर 30% और 12.5% के साधारण ब्याज पर ए तथा बी नाम की दो अलग योजनाओं में निवेश किया, यानी दो योजनाओं में निवेश किया, एक को 30% पर और दूसरे को 12.5% पर। ठीक है, 2 वर्ष के बाद साधारण ब्याज की कुल राशि, यानी 2 वर्ष के बाद जो है साधारण ब्याज 7675 रुपया हुआ, तो योजना ए में निवेश की गई राशि कितनी है, यानी योजना ए में कितना राशि निवेश किया, जो कि टोटल राशि कितना है, तो टोटल राशि 19,500 है, टोटल राशि जो है 19,500 है। ठीक है, तो यहाँ से एक को मानेंगे एक्स और दूसरा को मानेंगे 19,500 माइनस एक्स, यानी पहला राशि जो है अगर एक्स हो जाएगा तो दूसरा राशि 19,500 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों राशि को जो है इसी में से बांटना है, तो एगो को एक्स मानेंगे, एगो को वाई मानेंगे। 19,500 में से एक्स घटा देंगे तो दूसरा संख्या यहाँ से निकल जाएगा। ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है PRT/100, PRT/100 हो जाएगा। दो ब्याज है, ठीक है, तो पहला लेंगे तो पहला P है, यानी P का मान x है, तो यहाँ से हम लोग x लिखेंगे, x, और दर कितना है, तो रेट 30% है, समय 2 वर्ष दोनों के लिए है, तो 2 वर्ष हो जाएगा बट्टे 100, दोनों का ब्याज का योग है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, दूसरा राशि है 19,500 माइनस एक्स, 19,500 माइनस एक्स, ये दूसरा राशि है, और इसका रेट है 12.5%, 12.5%, और इसका भी टाइम 2 वर्ष है। ठीक है, बट्टा 100 हो जाएगा, और दोनों का योग कितना है, तो दोनों का चक्रवृद्धि ब्याज का योग है 76 है। ठीक है, तो यहाँ से गुना भाग कीजिएगा तो एक्स का मान जो है वो निकल जाएगा 8,000, यानी एक्स का मान निकल जाएगा 8,000, यानी पहला राशि जो है वो 8,000 हो जाएगा, और दूसरा राशि जो है निकालेंगे तो इसमें से यानी माइनस कर लेंगे, 19,500 में से 8,000 माइनस कीजिए, 5 1 1 11,500, ये दूसरा राशि है और ये पहला राशि है,
तो पहला राशि करा निकालने के लिए यानी योजना ए में निवेश राशि ज्ञात कीजिए। तो योजना ए में यानी फर्स्ट राशि में निवेश किए हैं 8,000 रुपया, 8,000 रुपया निवेश किए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए क्वेश्चन क्या है, घनाभ के आकार के एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10%, 15% और 20% यानी बढ़ा दिया गया है, तो घनाभ के आयतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना हो जाएगा। देखिए इस सभी का होल वैल्यू निकालेंगे तो घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन सबसे पहले फॉर्मूला होता है LBH। ठीक है, LBH होता है घनाभ का आयतन। ठीक है, तो सभी का होल वैल्यू निकालेंगे तो पहला हो जाएगा 110/100, क्योंकि 10% का वृद्धि हो रहा है 100 हो जाएगा। दूसरा 15% की वृद्धि हो रहा है तो 115/100 हो जाएगा। तीसरा 20% का वृद्धि हो रहा है तो 120/100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 6 और 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 20 पंचे 100 और 23 पंचे 115 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 11/10, 23/20, 6/5। देखिए ऊपर वाला तीनों को गुना करिएगा तो ये मिश्रधन निकल जाएगा, यहाँ से ये मिश्रधन निकल जाएगा, और नीचे वाला गुना कीजिएगा तो यहाँ से ये मूलधन निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से पी निकल जाएगा मूलधन, तो 20 दहे के 200, 200 गुने 5 तो 1000 मूलधन जो है यहाँ से 1000 निकल जाएगा, मूलधन जो है यहाँ से 1000 निकल जाएगा। जबकि 1 मिनट 5 दूनी 10, कहीं पे हाँ चलिए देखिए यहाँ पर भी अगर काट, हाँ ठीक है, और यहाँ से जो है निकल जाएगा 2 गुने 759। ठीक है, फिर 2 से इसमें भाग दीजिएगा 500 हो जाएगा, यानी 759/500 हो जाएगा, 759/500 हो जाएगा। ये जो है नया आयतन निकल जाएगा, यहाँ पे आयतन दिया गया है। ठीक है, मूलधन नहीं है, चलिए मूलधन ही मान लीजिए, या मूलधन या पुराना आयतन मान लीजिए। ये जो है पुराना नया आयतन है, नया आयतन है। ठीक है, ये न्यू हो जाएगा नई, और ये पुराना आयतन है। ठीक है, ये मूल आयतन हो जाएगा, ये मूल आयतन है। तो ये कितना बढ़ा है, तो 500 से 759 हुआ है, तो 259 बढ़ा है, 259 बढ़ा है कितने में, तो 500 से बढ़ा है, गुना 100 कर देंगे तो यहाँ से प्रतिशत निकल जाएगा। 2 0 से 2 0 खत्म, 5 25, 5 1 5, 5 8 40, 51.8 हो जाएगा। ठीक है, 51.8% की वृद्धि हुआ है। ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 1 मिनट इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको भी अब अच्छे से देखिएगा। 48,500 का एक हिस्सा 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। पहले निवेश के 2 वर्ष बाद शेष धनराशि, यानी पहले निवेश के 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष तक ये पहला निवेश किया है, उसके बाद शेष धनराशि 10% के वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। पहले धनराशि के निवेश के समय से 5 वर्ष बाद ब्याज का अनुपात, यानी टोटल जो आय निवेश हुआ है वो 5 वर्ष तक निवेश हुआ है। पहला 2 वर्ष तक निवेश किया है, और दूसरा 2 वर्ष के बाद आया है तो दूसरा 3 वर्ष तक निवेश किया है, और दोनों का ब्याज का अनुपात 5:3 है। ठीक है, तो कहा कि 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश किया गया। दूसरा हिस्सा क्या होगा, यानी दूसरा जो बाद में आया था 2 वर्ष बाद, उसका हिस्सा करा निकालने के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ से निकालते हैं। तो सबसे पहले जो देखिए यहाँ पे दोनों का ब्याज का अनुपात 5:3 है, तो एक का मानेंगे x और दूसरा का मानेंगे 48,500 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग है 48,500। तो दूसरा राशि मान से दूसरा राशि को x मानेंगे, क्योंकि दूसरा राशि यहाँ पे करा निकालने के लिए, तो दूसरा राशि यहाँ पे x हो जाएगा, दूसरा हिस्सा x हो जाएगा। तो पहला हिस्सा कितना हो जाएगा, पहला हिस्सा देखिए, पहला यहाँ हिस्सा यहाँ से निकालिएगा तो 48,500 माइनस x हो जाएगा। एक को x माने हैं तो दूसरा को x से, इसमें से टोटल में से x घटाएंगे तो दूसरा निकल जाएगा। ठीक है, चलिए करा कि पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा का अनुपात जो है ब्याज का 5:3 है। तो पहला हिस्सा है 48,500 माइनस x। ठीक है, और पहला हिस्सा जो है 5 वर्ष तक निवेश किया है, 5 वर्ष तक निवेश किया है तो 5 हो जाएगा, और इसका रेट है 15%। 15% जो है इसका रेट है, बट्टा 100 करेंगे। ठीक है, अब ये बड़ा बट्टा हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा राशि है x है, और ये 10% के वार्षिक दर से निवेश किया है, और ये 3 वर्ष तक निवेश किया है, क्योंकि ये 2 वर्ष बाद आया है तो ये 3 वर्ष तक निवेश किया है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, बट्टा 100 हो जाएगा, और इसका जो है अनुपात दिया गया है 5:3। तो 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से जब निकालिएगा, ठीक है, यहाँ से गुना भाग कीजिएगा तो यहाँ से निकल जाएगा आपका जो है x का मान,
यानी एक्स का मान जो है निकल जाएगा 29,100। 29,000 जो है 100 यहाँ से निकल जाएगा। बस आप लोग यहाँ से गुना भाग कीजिए, ठीक है। अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो गुना भाग जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ से गुना भाग कीजिएगा तो एक्स का मान 29,100 निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन तालिका का स्टार्ट होता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको देखने में जो है बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा है। कह रहा है कि कुल योग के रूप में 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की संख्या बताइए। 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की संख्या बताइए, ठीक है। ऊपर में लिखा हुआ है कि विद्यार्थियों द्वारा, यानी एक परीक्षा में गणित और विज्ञान में विद्यार्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर 100 विद्यार्थियों के वर्गीकरण को दर्शाता है। यानी 100 विद्यार्थी को वर्गीकरण के जो है दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो 40%, यहाँ पे देखिए 40% से अधिक अंक जो है प्राप्त किया है कितना विद्यार्थी, तो 78। यानी 40% से अधिक अंक प्राप्त किया है 78। तो 40% से कम कितना होगा, तो टोटल जो है 100 है, यानी टोटल 100 है। और 40 से अधिक प्राप्त किया है 78। तो 78 माइनस करेंगे तो बाकी जो है 40 से कम वाला निकल जाएगा। तो 40 से कम वाला हो जाएगा 22 को, ठीक है। यानी टोटल 78 है, 40 से अधिक अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी की संख्या 78 है। तो 40 से कम हो जाएगा 22, ठीक है। क्योंकि टोटल विद्यार्थी 100 है, 100 में से 78 घटाएंगे तो 22 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग एक बार में जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। 1 मिनट, इसको और थोड़ा सा, इसको जो है आप लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन है कि एक नाव धारा की प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत 24 किलोमीटर की दूरी और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी 10 घंटा में तय करता है। एक नाव है जो कि 24 किलोमीटर, धारा की प्रतिकूल, तो नाव की चाल x मानेंगे और धारा की चाल y मानेंगे। तो यहाँ पे y माइनस हो जाएगा, ठीक है। प्रतिकूल है तो माइनस देंगे, प्लस 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर धारा के दिशा में यानी धारा के अनुकूल, तो x प्लस वाई हो जाएगा। इसको कितना समय लग रहा है, तो 10 घंटा लग रहा है, इसको 10 घंटा लग रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर, धारा की प्रतिकूल तो x माइनस वाई हो जाएगा। फिर धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर, तो अनुकूल x प्लस वाई हो जाएगा। और इसको जानने में 12 घंटा समय लेता है, यानी 12 घंटे का समय लगता है। तो धारा का चाल निकालें, यानी वाई का मान करा निकालने के लिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जो है थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 5 हो जाएगा, ठीक है। ये 18 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ भाग दीजिएगा तो 12 का ही 12, 1 मिनट, 4 से भाग दीजिए। चलिए 12 से भाग दीजिए, 12 का ही 12, 12 दूनी 24 और 12 36। देखिए किसी एक को बराबर कीजिए, या तो x वाला बराबर कीजिए या y वाला। x यहाँ 12 है, यहाँ 3 है, और y 18 है, यहाँ पे 2 है। तो x वाला को ही बराबर करते हैं, तो यहाँ 12 है। तो यहाँ 12 जो है 12 करने के लिए 4 से गुना करना होगा। 4 से गुना करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो 4 तिया 12 हो गया। फिर यहाँ पर भी 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और यहाँ भी 4 से गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 12 है और ये 12 है, ठीक है। ये प्लस में है और ये माइनस में है, ठीक है। ये माइनस में है तो ये कट जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे, ऐसे माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 18 प्लस में है और ये 8 माइनस में है। 18 प्लस में है और 8 माइनस में है, तो 18 में से 8 जाएगा तो 10 हो जाएगा। 10 बट्टे x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 10 बराबर x प्लस वाई, 10 बराबर x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए और इसको समीकरण 3 मानिए, ठीक है। इसको समीकरण 3 मानिए। तो x प्लस वाई का मान जो है 10 निकल गया, x प्लस वाई का मान 10 निकल गया। तो अब किसी भी समीकरण में आप x प्लस वाई का मान रख दीजिए, ठीक है। यानी किसी भी समीकरण में x प्लस वाई का मान रखिए। चलिए मान चलिए ऑप्शन नंबर ए में रखते हैं। तो ये 12 बट्टे x माइनस वाई है, ठीक है। ये 18 है, प्लस 18 बट्टे x प्लस वाई है, बराबर ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि काट कुट के 5 आया है, ये 5 हो जाएगा। देखिए x प्लस वाई का मान कितना है, तो 10 है। x प्लस वाई का मान 10 है, तो यहाँ पर x प्लस वाई का मान रख देंगे। तो 12 बट्टे x माइनस वाई प्लस 18 बट्टे 10। 10 कहाँ से आया है, तो 10 x प्लस वाई का मान यहाँ निकाले हैं, तो यहाँ पे रख देंगे बराबर 5।
ठीक है, ये दोनों संख्या में, देखिए संख्या में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 12/x माइनस वाई बराबर 5 माइनस 18/10। 10 पचे 50 में से 18 घटाइएगा, 10 पचे 50 में से 18 घटाइएगा तो हो जाएगा यानी 32/10, 32/10 हो जाएगा। ठीक है, और इसको काटिएगा तो 16/5 हो जाएगा, 16/5 हो जाएगा, यानी 12/x माइनस वाई बराबर 16/5 हो जाएगा। चलिए यहाँ भी काटिए, 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15/4, ये 4 इधर आएगा और x माइनस वाई यहाँ पे हो जाएगा। 15/4 बराबर x माइनस वाई, देखिए ये समीकरण 4 हो जाएगा। ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 4 है। तो यहाँ से x, यहाँ से देखिए x और y का यहाँ से मान आप निकाल सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो x प्लस वाई का मान है 10 और x माइनस वाई का मान है कितना, x माइनस वाई का मान है 15/4, तो 15/4 हो जाएगा। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि बताइए धारा की चाल, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो x कट जाएगा और y प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 2y हो जाएगा बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 10 40 15, तो 40 15 55/4 और ये 2 भागा में जाएगा /2 हो जाएगा, यानी 55/8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 55/1 मिनट कहीं पे मिस्टेक हुआ है, दस 40 से 15 घटाएंगे तो 1 मिनट यहाँ पे घटाएंगे, देखिए यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस हुआ है। तो 10 में 1 मिनट 40 माइनस 15/4 है, तो 10 में से जो है 15 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा, 25 जो है यहाँ से 4 हो जाएगा और 2 इधर आके गुना हो जाएगा तो 25/8 हो जाएगा। 25 यहाँ से देखिए जब यहाँ से निकालिएगा तो 25/8 जो है वाई का मान निकल जाएगा, वाई का मान 25/8 निकल जाएगा, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कहीं पर भी। चलिए ठीक है, यानी x प्लस वाई का मान 10 है और x माइनस वाई का मान है 15/4। चलिए थोड़ा सा और कर लेते हैं, x प्लस वाई का मान है 10 और x माइनस वाई का मान है 15/4। ठीक है, हमको y का मान निकालना है, तो यहाँ से देखिए माइनस प्लस माइनस, ठीक है यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, यहाँ 2y हो जाएगा और 10 माइनस 15/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कॉमन लेंगे, ठीक है, 10 में से 15 घटाएंगे तो 25/4 हो जाएगा और 2 इधर गुना में है तो इधर आके भाग हो जाएगा, तो y बराबर 15 25/4 दूनी 8 हो जाएगा, 25/8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किसी उत्पाद को अंकित मूल्य पर 10% की व्यवहारिक छूट देकर बेचा जाता है और 10% की नकद छूट देने के बाद उत्पाद को 7290 रुपये में बेचा गया है, तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा। यानी अंकित मूल्य पर 2 प्रकार का छूट दिया गया है, तो अंकित मूल्य x मानेंगे, पहले छूट दिया गया 10%, तो 90/100 हो जाएगा। फिर दोबारा जो है 10% का फिर से नकद छूट दिया गया है, तो 90/100 हो जाएगा बराबर 72 90, 0 0 खत्म, 9 8 72, 9 9 1 9, 0 हो जाएगा, 9 9 81, 900 हो जाएगा, 9000 हो जाएगा, 9000 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कुछ दूरी तय करता है और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। यदि उसके द्वारा लिया गया कुल समय 3 घंटा 45 मिनट है, तो तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ से कुल दूरी निकालने का जो है फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी निकालने का फॉर्मूला, तो औसत चाल, औसत जो है चाल गुने समय, औसत चाल गुने समय हो जाएगा। तो औसत चाल कैसे निकालेंगे, तो 2xy बट्टे x प्लस वाई, 2xy बट्टे x प्लस वाई गुने टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, x कितना है तो 12 है और दूसरा चाल है 8 बट्टे 12 8 20 हो जाएगा, गुने समय 3 घंटा 45 मिनट लगा है, तो इसको जो है घंटा में बदलिए, तो 15 तिया 45, 15 चौक 60, 4 तिया 12 3 15/4, तो 2 गुने 12 गुने 8 बट्टे 20 और 4 तिया 12 3 15/4 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 5 तिया 15, 5 चौक 60, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 4 तिया 12 और तिया 36, 4 तिया 12 12 तिया 36 हो जाएगा। ठीक है, तो 36 किलोमीटर टोटल दूरी निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 36 किलोमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 39 विद्यार्थी है और उनका औसत 51 है, यानी 39 विद्यार्थी है और उसका औसत 51 है। ठीक है, यदि
हम शिक्षक का वजन शामिल करते हैं तो शिक्षक का वजन जो है x मानेंगे। फिर जो कह रहा है कि इसका औसत वजन 51.2 किग्रा हो जाता है। पहले 39 विद्यार्थी था, अब शिक्षक भी शामिल हो गया तो 40 हो जाएगा और 40 का वजन जो है 51.2 है। ठीक है, तो यहाँ से दशमलव से 0 खत्म, 4 दूनी 8, 4 और 4 पंचे 20। ठीक है, और ये दोनों का गुना कीजिएगा और इधर आके माइनस कर दीजिएगा तो x का मान यहाँ से जो है वो निकल जाएगा। नहीं, दोनों गुना कीजिए तो 1989 हो जाएगा, 1989 हो जाएगा। ठीक है, तो 2048 में से 1989 घटाइएगा तो यहाँ से x का मान 59 हो जाएगा, 59 हो जाएगा। ठीक है, 59 की गिरा जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ से जो है रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, देखिए यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। चलिए इसको भी सॉल्यूशन करते हैं। देखिए पेपर कटिंग है। ठीक है, तो पेपर कटिंग कैसे बनाना है, देखिए ये पहले ये वाला भाग यहाँ से यहाँ पे आएगा। ठीक है, जो इधर है और जो इसके सामने है तो दोनों यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक फिगर यहाँ पे बनेगा, एक फिगर यहाँ पे बनेगा और एक फिगर यहाँ पे बनेगा, 4 बनेगा। लेकिन किस प्रकार बनेगा चलिए उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये वाला जो भाग है मुड़ा हुआ, ये देखिए लकीर के सामने है तो ये भी इस लकीर के सामने आएगा। ठीक है, और ये वाला भाग जो है देखिए ये वाला भाग इस लकीर के सामने है, बगल में है तो यहाँ पे आएगा, और ये वाला भाग इस लकीर के सामने है तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो जब देखिएगा अच्छे तरीके से तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये वाला भाग को यहाँ पे आया है, ये वाला भाग यहाँ पे आया है। ठीक है, और ये वाला भाग इधर था तो घुमा के इधर लाएंगे। ठीक है, और ये वाला भाग देखिए, ये वाला भाग दाएं कोने था, उल्टा करेंगे तो ये बाएं कोने हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में ही सामने है क्योंकि बीच लकीर के सामने है और ये भी बीच लकीर के सामने है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए करा चिन्ह यानी कौन सा चिन्ह यहाँ पे रखेंगे कि जो कि सही आंसर जो है वो निकल जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखिए 78 है, यानी कोई एक ऑप्शन लेके इसको बनाना है, यानी आपको ऑप्शन लेके ही बनाना होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी को रखते हैं। तो 78 है, प्रथम चिन्ह है भागा तो भागा देंगे 3, दूसरा चिन्ह है प्लस, प्लस है तो उसके बाद 14 है, 14 देंगे, फिर स्टार के स्थान पर चिन्ह देंगे, तीसरा बराबर, फिर 80 है और चौथा चिन्ह है भागा, भागा 2 देंगे। तो यहाँ देखिए 78 में 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 3 6 18 प्लस 14, और यहाँ पे 80 में 2 से भाग देंगे तो 40 हो जाएगा। 26 40 14 40 हो जाएगा और ये 40, यानी दोनों बराबर हो गया है, मतलब ये वाला चिन्ह बिल्कुल सही होगा। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि 75, 25 और 28 का जो संबंध है वही संबंध 136, 34 और 38 वाला होगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए 25 से कितना अधिक है तो 3 अधिक है तो यहाँ पे 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। 34 कितना अधिक है तो 4 अधिक है तो यहाँ पे 4 से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे। इसी प्रकार जो है हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन जो है वो इसको प्रूव कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी को लेकर चलिए। 105 है, 35 है और 38 है। तो यहाँ पे देखिए 3 जोड़ा गया है और यहाँ पे 3 से गुना किया गया है, 3 जोड़ा गया है और 3 से गुना किया गया है। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि कथन के हिसाब से चल रहा है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 4 ऑप्शन है और कह कौन सा असंगत है। ठीक है, चलिए देखिए 48 से 32 बना है, फिर बी नंबर 33 से 24 बना है, सी नंबर 54 से 36 बना है, और 4 नंबर ये 3 बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा। 4 नंबर है 45 से 30 बना है। ठीक है, तो इसको चलिए सोल्यूशन करते हैं। देखिए प्रथम में 2 से भाग देंगे। ठीक है, 2 से भाग देंगे और इसमें 2 से गुना कर देंगे, 2 से भाग देंगे, यहाँ पे देखिए 3 से भाग देंगे तो 48 में 3 से भाग देंगे तो 16 48 16 हो जाएगा, 16 में 2 से गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा। ये 3 से भाग देना है, x में 3 से भाग देना है और 2 से गुना करना है। ठीक है, प्रथम ऑप्शन में, प्रथम में 3 से भाग देना है और 2 से गुना करना है। तो 48 में, एक मिनट देखिए 48 में 3 से भाग देंगे तो 16 48 16 हो जाएगा और उसमें 2 से गुना करेंगे तो 32 होता है, मतलब ये सही है। नेक्स्ट देखेंगे 33 में 3 से भाग देंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 2 से गुना करेंगे तो 22 होना चाहिए, यानी यहाँ पर 22 होना चाहिए जो कि नहीं है। फिर सी में देखिए 54 में 3 से गुना कीजिए 18 54 हो जाएगा और इसमें 2 से गुना कीजिए 36 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 36 आ रहा है। फिर 45 में
3 से भाग दीजिए तो 15 हो जाएगा, और इसमें 2 से गुना कीजिए तो 30 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 30 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 22 नहीं है, यानी इस यहाँ पर 22 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी असंगत है, ऑप्शन बी असंगत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 है, 9 है, 17 है, 30 है, 50 है, 81 है, 125 है, फिर अगला संख्या क्या होगा? तो 4 से 9 हुआ है, मतलब 5 बढ़ा है, फिर 5 से 17 हुआ है, तो यहाँ पे 8 बढ़ा है, 17 से 30 हुआ है, तो 17, 10 और 3 हो जाएगा, यानी 13। ठीक है, यहाँ पे 13 बढ़ा है, फिर यहाँ पे देखिए 20 बढ़ा है, फिर यहाँ पे देखिए 31 बढ़ा है, और यहाँ पे 44 बढ़ा है। ठीक है, तो 5 3 8, 8 5 13, 13 7, यहाँ देखिए 4 बढ़ रहा है, यहाँ 5 बढ़ रहा है, और यहाँ पे 60 बढ़ रहा है, मतलब ये रूल फॉलो नहीं किया है। चलिए इन दोनों का अंतर देखते हैं, तो इस दोनों का अंतर 3 है, 5 3 8, 8 और 13 का अंतर 5 है, 13 और 20 का अंतर 7 है। ठीक है, फिर 20 और 31 का अंतर 11 है, फिर 11 और 31 और 44 का अंतर यहाँ पे देखिए 13 है। तो एक चीज़ यहाँ पे कॉमन है, देखिए यहाँ पे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है, मतलब सभी अभाज्य संख्या हैं, सभी अभाज्य संख्या हैं। तो 13 के बाद अब क्या होगा? तो 13 के बाद जो है अब 17 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 17 होगा, 13 के बाद 17 होगा, तो यानी 44 में पहले 17 जोड़ेंगे, तो 44 में 17 जोड़ेंगे, तो 7 4 11 और 4 1 5, 1 6, 61 हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ 61 जोड़ेंगे, 61 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 1 6, 6 2 8, 1 1 1, यानी 186 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा? ठीक है, चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। एस है, ओ है, डबल सी है, ई है और आर है, इससे बना है ओ एस एफ एफ आर ई। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन करते हैं, ये किस प्रकार बना है? तो देखिए यहाँ पे दोनों आपस में चेंज हुआ है, दोनों आपस में चेंज हुआ है, लास्ट में भी 2 आपस में चेंज हुआ है, और जो बीच वाला दोनों है, इस दोनों में 2 जोड़ा गया है, डी ई एफ, यानी 3 जोड़ा गया है, 3 यहाँ पे जोड़ा गया है, डी ई एफ 3 जोड़ा गया है, इन बीच वाला संख्या में 3 3 जोड़ा गया है, और लास्ट और फर्स्ट दो संख्या आपस में चेंज हुआ है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी देखेगा, और इसको भी चेंज करते हैं, टी है, ओ है, डबल पी है और ई है, आर है, तो आपस में चेंज कीजिए, तो टी यहाँ पे आ जाएगा, ओ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ चेंज कीजिए, आर यहाँ पे आ जाएगा, और ई जो है यहाँ पे आ जाएगा। बीच में पी है, तो पी में दोनों पी में 3 3 जोड़िए, तो पी क्यू आर एस, तो यहाँ पे एस और यहाँ पर भी एस एस हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस ऑप्शन में है? ओ टी एस एस आर ई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए 786 है अनुपात 7, फिर नेक्स्ट है 645 अनुपात 5, तो 282 का संबंध किससे होगा? ठीक है, चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं, तो सभी को जोड़िए, 7 + 8 + 6, 7 15 6 21, 21 और 3 संख्या है, तो इसमें 3 से भाग दीजिए, तो देखिए 7 आ गया है, यानी 21 में 3 से भाग देंगे तो 7 आ गया, 6 4 10 5 15, 15 में फिर 3 से भाग देंगे तो 5 आ गया है। ठीक है, बिल्कुल सही है। 8 2 10 2 12, 12 में 3 से भाग देंगे तो 3 चौके 12, यानी 4 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 1 मिनट, फिगर वाला है। देखिए यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे साफ है कि 5 होगा, 5 होगा, लेकिन एंटी क्लॉक होगा या क्लॉकवाइज होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्लॉकवाइज घुमा है, फिर एंटी क्लॉकवाइज गया है, फिर एंटी क्लॉकवाइज गया है, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो अब जो है क्लॉकवाइज जाएगा, और क्लॉकवाइज जाएगा, लेकिन कितना जो है तीर बनेगा? तो 4 तीर बनेगा, सॉरी 5, 1 2 3 4 5, 5 बनेगा, लेकिन क्लॉकवाइज बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखिए 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे 5 है और सभी क्लॉकवाइज है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन असंगत है? चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। जे है, क्यू है, एम है, ये प्रथम ऑप्शन है। चलिए इसको पहले सोल्यूशन करते हैं, तो जे में 7 जोड़ेंगे तो क्यू हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 माइनस करेंगे तो एम हो जाएगा। चलिए बी लेके चलते हैं, एल है, एस है और पी है, तो एल में 7 जोड़ेंगे तो एस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 माइनस करेंगे तो पी हो जाएगा। सी में देखिए ओ भी एस, यहाँ पर भी 7 जोड़ेंगे और 3 माइनस करेंगे तो एस हो जाएगा। फिर डी में देखिए एन है, यू है और आर है, यहाँ पे 7 जोड़ेंगे
और यहाँ पे 3 माइनस करेंगे तो आर आएगा, ठीक है। यानी हाँ बी सी और डी ये सभी में सेम रूल जो है वो फॉलो कर रहा है। लेकिन ए ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 7 तो है लेकिन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे कितना होना चाहिए, यहाँ पे 3 होना चाहिए, जो कि गलत है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और संगत ए है, ठीक है। और संगत जो है कौन सा है, तो ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है पता मिलान में निम्नलिखित में से कौन सी आम चुनौती शामिल है। पता निर्माण में कौन सी आम चुनौती शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरतने की गलतियाँ, संक्षिप्त नाम और डेटा एंट्री में भिन्नता। वर्तनी की गलतियाँ, संक्षिप्त नाम और डेटा एंट्री में भिन्नता हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक बैंक अपने ग्राहकों के डेटाबेस से डुप्लीकेट प्रविष्टियाँ को हटाना चाहता है, इस प्रक्रिया को समानता क्या कहा जाता है। एक बैंक अपने ग्राहकों को डेटाबेस से डुप्लीकेट प्रविष्टियों को हटाना चाहता है, तो इस प्रक्रिया को समानता क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को डेटा डी डुप्लीकेशन कहते हैं, डेटा डी डुप्लीकेशन कहते हैं। ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में जो है सारे प्रैक्टिस सेट यानी सारे क्वेश्चन जो है सोल्यूशन कर चुके हैं। 70 का 70 क्वेश्चन का हम लोग विस्तृत हल के साथ सोल्यूशन किए हैं। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा है, आप लोग चाहते हैं कि ये सेशन जारी रहे, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हम लोग लक्ष्य रखते हैं सिर्फ 1000 लाइक का, ठीक है। जल्दी से आप लोग 1000 लाइक का जो है पूरा कीजिए और 50,000 का एक छोटा सा परिवार पूरा होने में सहयोग कीजिए। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, ठीक है। वीडियो लेट आने का कारण है कि आप लोग जो है उतना सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, इसलिए वीडियो जो है आप लोग को रेगुलर नहीं मिल पाता है। आप लोग जितना हो सके सपोर्ट कीजिए, ठीक है। आप लोग को डेली जो है रेगुलर वीडियो मिलेगा, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।